हाय दोस्तों, मैं रवि आपको कुछ सच्ची डरावनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मित्रों, आपने पारस पत्थर की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक राजा जिस भी चीज़ को पारस पत्थर को छूता था वो सोना बन जाती। हालांकि इस कहानी को मिथ्या ही माना जाता है, लेकिन आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम सत्य है। उत्तरी तंजानिया में एक झील मिस्ट्रीज ऑफ नॉर्थर्न लेक है, जिसे जो भी पशु पक्षी छूता है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। मित्रों, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये एक सच है। मानो या ना मानो, क्या है इस झील का रहस्य, आइए मैं आपको बताता हूँ। नेट्रॉन झील अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। एक बार एक फोटोग्राफर जब यहाँ गया तो वहां झील के किनारों पर पशु पक्षियों की मूर्तियां देखकर चौंक गया कि इस वीरान झील में ये मूर्तियां कहां से आ गईं। जब वो उसके पास गया, उनको हाथ लगाया तो वो चट्टान की तरह मजबूत हो गई थी। जब निक ने इसका वैज्ञानिक कारण खोजा तो उन्हें पता चला कि इस झील में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने से इस झील के प्राणी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने जब कोडक फिल्म बॉक्स की स्याही को जैसे ही उस झील में डुबाया तो वो भी जम गई। इन मृत पक्षियों के शरीर पानी में सोडे और नमक से सुरक्षित रहती हैं। इन सब मृत पक्षियों की मूर्तियों को उन्होंने अपनी किताब अक्रॉस द रेवगेट लैंड में प्रकाशित किया है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु सोनी है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है। बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुना ही दिया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आ गईं कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे नहीं मुड़ते। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बुरी हो गई और सोचने लगा कि यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ है। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया आई ही नहीं। तो डर के मारे आगे बढ़ गया वो, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले से उसके पीछे पड़ चुका था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे बहुत भारी सा लगने लगा और देखते ही देखते उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने लगे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर से हंसकर बोला, तू तो आज बच गया, पर अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे आज कोई नहीं बचाता, तेरी मौत तय थी तब। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया।
वो इंसान गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। दोस्तों, मैं अनिल आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उसका दर्द सिर्फ वो ही समझ सकता है। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया हुआ था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ ही काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन उसी गांव में होने थे, इसलिए उसकी शादी में 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गईं। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में आप जा रहे हो वहां तो डायनों का भी आना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितनी ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करेगा। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए ये सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया होगा, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करना शुरू कर चुका, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का मुझे एहसास भी होना शुरू हो गया। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से मेरी आंखें लाल हो गईं। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद ना मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी अब नहीं हो रहा था। आसपास कोई ठिकाना भी नहीं था। ड्राइवर का कहना था कि 2 से 3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा दिए और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा हो। बड़ी तेज़ महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है, आप
आज कैसे पहुंच गए? उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक उसी पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गईं, उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनको इशारा करके देख लिया और मुझे तेज़ तेज़ चलने को बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गईं और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के कुछ लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ आई थी। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो मुझे? उसने फिर कोई जवाब ही नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि आपका ढाबा आने वाला है और आपका रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल यहीं तक, आगे आप जाइए। जाते जाते उसने मुझे एक बात बोली, हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मैं आपको जापान के हॉन्टेड वेल के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं आप लोग, पर हॉन्टेड वेल इन जापान के बारे में आपको कुछ न कुछ अद्भुत और अलौकिक देखने को ज़रूर मिलेगा। ये संसार अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहता है और यदि सफल नहीं हो पाता तो मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में अंजाम देने की कोशिश करता है। ये किस्सा भी किसी के संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है। ये किस्सा जापान में ओकीको नामक आत्मा से जुड़ा है। ओकीको किसी व्यक्ति की आत्मा नहीं, बल्कि वह आत्माएं होती हैं जो कुएं में रहती हैं। जापान में कुएं से निकलने वाली आत्माओं से जुड़े बहुत से किस्से मशहूर हैं। इन किस्सों में एक महिला हर रात कुएं में से निकलकर पानी भरने आती है। जापान में इन कहानियों पर कई फिल्में और नाटक भी बन चुके हैं। आपने एक हॉलीवुड प्रसिद्ध फिल्म द रिंग और द रिंग 2 देखी ही होगी, जिसमें आपको वो दृश्य याद ही होगा जिसमें कुएं से निकलकर बच्चे की आत्मा सीधा टीवी से बाहर आती है। जापानी भूतों में ओकीकू पुराने किस्म के भूत हैं। निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, लेकिन इनके होने का सबसे पहला प्रमाण 16वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। जापान में 3 प्रकार के भूत होते हैं, ओबाके, यूकेई और यूरेई। जापानी लोगों का मानना है कि ओकीकू आत्मा के रूप में भटकती है। ये रात को कुएं से बाहर आती है और अपने दुश्मनों से बदला लेकर वापस कुएं में चली जाती है। जापान में ओकीकू पर आधारित कई लघु नाटक भी प्रदर्शित किए गए हैं। ओकीकू से जुड़ी अधिकांश कहानियाँ टोक्यो गार्डन में स्थित कनाडियन एम्बेसी परिसर में स्थित कुएं से जुड़ी है। यहाँ तक कि अब इस कुएं को ओकीकू वेल के नाम से जाना जाने लगा है। इस कुएं का पानी कोई भी नहीं पीता। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता कि इन कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई है। ओकीकू की पहली कहानी बंचो साराई शिकी जुलाई 1741 में टोक्यो टाइका थिएटर में प्रदर्शित की गई थी। इस कहानी में बंचो नामक महिला एक समुराई के घर नौकरानी थी।
समुराई उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाल रही थी, लेकिन बंचो हर बार इनकार कर देता था। समुराई ने क्रोधित होकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसके सामने शर्त रखी, या तो उसकी बात मान ले या फिर उसे सबके सामने चोर बना दिया जाएगा। निराश बंचो ने कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा दी और वह ओकीकू बन गया। तब से हर रात ओकीकू कुएं से बाहर निकलती है और पूरी रात भटकती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वापस कुएं में चली जाती है। ये सिलसिला हर रात चलता है दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मैं आज आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक किले के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम शनिवार वाड़ा है। शनिवार वाड़ा इस महल को 1746 में मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों ने बनवाया था। इस किले का नाम शनिवार यानी सप्ताह का छठा वार और बड़ा यानी रहने का स्थान ऐसे लिया गया था। इस महल के 5 दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और जमकुल दरवाज़ा। महल के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा का किला पूर्णिमा की रात को सबसे ज़्यादा प्रेत बाधित हो जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। उस समय के पेशवाओं के राजा थे और राजा अक्सर राजगद्दी के लिए किसी को भी मारने में हिचकिचाते नहीं थे। वहाँ के स्थानीय नाटकों के अनुसार पानीपत के युद्ध के बाद पेशवा बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। उनके कई सारे योद्धा उस युद्ध के दौरान मारे गए। नाना साहेब के मौत के बाद उनके पुत्र माधव राव को राजपाट संभलवाया। नाना साहब के छोटे भाई रघुनाथ राव को उनका नाम संभालने को कहा गया, लेकिन उनकी नाकामी से पेशवाओं ने उन्हें गृहबंदी बना लिया। माधव राव के मौत के बाद 13 वर्ष के नारायण राव को गद्दी संभलवाई और उसी वक्त नारायण राव को भी रिहा किया गया। 1773 में नन्हे पेशवा को चाचा ने अपने सैनिकों से बुलवाने को कहा और मराठी में कहा, नारायण राव ला धारा, मतलब नारायण राव को इधर लाओ। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने राजलोभ में आकर उन 2 शब्दों को बदलकर कहा, नारायण राव ला मारा, मतलब नारायण राव को मार दो। ये सैनिकों तक पहुंचा दिया। जब वो सैनिक उस नारायण राव पेशवा को मारने के लिए पूरे महल में घूम रहे थे, तब वो राजकुंवर मदद के लिए बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था। मराठी वाक्य का हिंदी अर्थ है, चाचा मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुंचने नहीं दी। उसका कत्ल करवा दिया गया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस बच्चे की मदद की गूंज पूरे महल में गूंजती है। ये किला 1828 में लगी आग में बुरी तरीके से जल गया, लेकिन बचे हुए ढांचे को एक पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं अर्जुन आप लोगों के लिए एक और स्टोरी लाया हूँ। दोस्तों, मरने के बाद दफनाने या दाह संस्कार करना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरह मिस्र में मृत शरीर को सहज कर रखे जाने की प्रथा थी, वैसे ही एक प्रथा तोराजा इंडोनेशिया में भी मशहूर है। फ़र्क तो बस इतना है कि इस प्रथा को मानने वाले लोग कब्रों को खोदकर अपने पूर्वजों की कब्रों को बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें अच्छे और महंगे कपड़े पहनाकर तैयार कर देते हैं। सुनने में भले ही आपको ये प्रथा बेहद अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इंडोनेशिया तोराजा इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलवेसी प्रांत में स्थित तोराजा जिले में एक बेहद हैरान कर देने वाली प्रथा चलन में है, जिसका नाम माँ नीन है। इस प्रथा के अंतर्गत लोग अपने पूर्वजों की कब्रों को खोदते हैं और उन्हें नए कपड़े पहनाकर तैयार कर देते हैं। इतना ही नहीं, वह अपने परिजन के शव की साफ सफाई भी करते हैं और दुर्गंध भी भगाते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मैं आपको गरुड़ पुराण की
सच्ची यातनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद घर में गरुड़ पुराण पढ़ने का रिवाज है। दोस्तों, इसका सभी से यह अनिवार्य रूप पालन किया जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में पुराणों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। कहते हैं कि पुराणों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रथम और प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की थी। ऐसी मान्यता है कि पुराण उचित और अनुचित का ज्ञान करवाकर मनुष्य को धर्म और नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ये मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विश्लेषण करते हैं, जो कि लोगों को सत्कर्म करने को प्रेरित करते हैं और दुष्कर्म करने से रोकते हैं। गरुड़ पुराण श्रवण का धार्मिक महत्व यही है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले और उसे मोक्ष मिल सके। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण के श्रवण से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि गरुड़ पुराण पगड़ी आदि रस्मों के दिन तक पढ़ी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पगड़ी रस्म तक मरने वाले की आत्मा उसी के घर में रहती है और वह भी ये पुराण को सुनती है। यद्यपि पुराणों की विषय वस्तु के समय समय पर कतिपय स्वार्थी व लालची व्यक्तियों द्वारा कर्म कांडों व रूढ़ियों को मिलावट भी की गई है, फिर भी इनमें लिखित अनेक प्रकरण वस्तुतः उच्च मानवीय मूल्यों के पोषक व नैतिक जीवन के लिए उचिष्ट हैं। कुछ अंश तो इतने अद्भुत हैं कि रोचक और भावपूर्ण भी हो जाया करते हैं। इनको पढ़ने से मन में शांति मिलती है और सही कर्म करने के लिए प्रेरणा भी। गरुड़ पुराण के 2 भागों में लिखा गया है कि जिसमें पहले भाग में विष्णु भगवान और गरुड़ देव के बीच में संवाद होता है और दूसरे भाग में मृत्यु के बाद होने वाली रहस्यों को दर्शाया गया है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सवालों के जवाब हैं, जिन्हें जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक लिखे हुए हैं। सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये बात भी गरुड़ पुराण में सच बताई गई है। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को तामिस्त्र नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार के दंड देते हैं। उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गड्ढा से कुचला जाता है। दूसरा नरक है, जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात कर उसकी स्त्री से समागम करता है, उसे अंधतामिस्त्र नरक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है। शादी के बाद पति या पत्नी को धोखा देने वाला या फिर उसके साथ गलत करने वाला भी इसी नरक में डाल दिया जाता है। तीसरा नरक है रौरव नरक। दूसरों के परिवार को खत्म करने या दुखी करने वालों को यमदूतों के द्वारा उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट मारी जाती है। चौथा नरक है महारौरव नरक। इस नरक में मांस खाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जो दूसरों के जीव की हत्या कर देते हैं और दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को जंगली जानवरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पांचवा नरक का नाम है कुंभीपाकम। पशु पक्षी आदि जितने भी जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वालों को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है। इस सजा को आपने अपरिचित फिल्म में देख ही चुका होगा। ये छठा नरक है असिपात्रम नरक। वेदों के बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को असिपत्र नरक को कोड़ों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेदा जाता है। और सातवां नरक है शूकर मुख नरक। जो व्यक्ति अधर्म से अपना जीवन यापन करता है या किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाता है, उस मनुष्य को शूकर मुख नरक में गिराकर ईख के समान कोलू में पीसा जाता है। आठवां नरक का नाम है
अंधकूप नरक, दूसरों के दुख को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है उसको। यहाँ सांप आदि विषैले और भयंकर जीव उसका खून पी जाते हैं। 9वें नरक का नाम है संदश। धन चुराने या जबरदस्ती छीनने वाला व्यक्ति संदश नामक नरक में गिरना पड़ता है, जहाँ उसे आग के समान संतप्त लोहे के पिंडों से दागा जाता है। ये 10वां नरक तप्त सूर्मी नरक है। जो व्यक्ति जबरन किसी स्त्री से समागम करता है उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में कोड़ों से पीटकर लोहे की तप्त खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। दोस्तों, ये थे 10 नरकों के वर्णन। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश आज आप लोगों के लिए एक और सच्ची डरावनी स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको ऐसे रेस्टोरेंट की सैर कराने जा रहा हूँ जिसमें प्रवेश करने के बाद लोग थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा माहौल जिसमें डर लगना तो पक्का है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में इंसान नहीं भूत खाना परोसते हैं और खाना लाशों के बीच में होता है। चौंकिए नहीं, असल में हम बात कर रहे हैं दुनिया के अजब गजब रेस्टोरेंट में शामिल स्पेन के ला मासिया एकांटडा की है। इस रेस्टोरेंट में कॉन्सेप्ट असल में ये है कि इतिहास था इसका 17वीं सेंचुरी में जोसेफ मारियस ने मासिया और सोरोका ने मासिया सेंटा रोजा बनवाया था। लेकिन आगे चलकर संपत्ति पर परिवार के विवाद हो जाने के बाद एक दिन सोरोका और रियस ने कार्ड उछालकर अपनी किस्मत तय की थी। रियस सारी संपत्ति हार गया, उनके परिवार ने घर छोड़ दिया और परिवार ने नई संपत्ति खड़ी की। देखते ही देखते ये इमारत खंडर में तब्दील हो गई। 2 सदियों तक वीरान पड़ी रही इमारत में सोरोका के वंशजों ने 1970 में एक रेस्टोरेंट बनवाया। उनका परिवार मानता था कि इस इमारत को कोई श्राप लग गया है, लिहाजा वहीं से उनके दिमाग में बात आ गई कि क्यों ना रेस्टोरेंट को हॉन्टेड रेस्टोरेंट के रूप में चलाया जाए। बस तब से लेकर आज तक ये रेस्टोरेंट हॉन्टेड रेस्टोरेंट के रूप में चल रहा है। और भी ये अजब गजब रेस्टोरेंट, यहाँ पर भूतों के वेश में वेटर भोजन परोसते हैं और भोजन का समय निर्धारित है। निर्धारित समय पर जब ग्राहक पहुँचते हैं तो उनका स्वागत खून से सने चाकू, तलवार या हंसिए से होता है। आगे बढ़ते ही पंजा या नकली लाशें जो दिखने में एकदम असली हैं लटकी हुई मिलती हैं। भोजन करते वक्त ग्राहकों के लिए एक शो का संचालन भी किया जाता है, जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत हॉरर टाइप का होता है। रेस्टोरेंट में एक शो 3 घंटे का होता है, यानी कि आपका खाना भी 3 घंटे तक चलता ही रहे। इसमें तरह तरह के भूत के वेश में लोग आपका मनोरंजन करते हैं और साथ साथ कुछ अलग परोसने की कोशिश भी करते हैं, जिससे आप लोग डर जाएं और रेस्टोरेंट का मजा ले सके। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट रियल में है। दोस्तों, मैं मनीष आज आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जो कि भूतों के मेले से जुड़ा हुआ है। मलाजपुर भारत के बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जहां पिछले कई सालों से भारत का एकमात्र भूतों का मेला लगता है। इस गांव में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यहां पर आया करते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अद्भुत मेला लगता है। मलाजपुर के इस बाबा के समाधि स्थल के आसपास के पेड़ों की झुकी डालियां उल्टे लटके भूत प्रेत की याद ताज़ा करवा देती हैं। ऐसी धारणा है कि जिस भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाना हो, उसके शरीर में समाहित प्रेत बाबा की समाधि के 1-2 चक्कर लगाने के बाद अपने आप उसके शरीर से निकलकर वापस से किसी पेड़ पर उल्टा लटक जाता है, जो भी भूत उस व्यक्ति के अंदर होता है। प्रति वर्ष मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाले इस भूतों के मेले में आने वाले सैलानियों में देश विदेश के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। खुली नंगी आंखों के सामने दुनिया भर में
आए लोगों की मौजूदगी में हर साल होने वाले इस मेले में लोग डरे सहमे वहां पर होने वाले हर पल का आनंद उठाते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले विश्व के भूतों में एकमात्र मेले में पूर्णिमा की रात का महत्व काफ़ी होता है। ये मेला 1 महीने तक चलता है। ग्राम पंचायत मलाजपुर इसका आयोजन करवाती है। कई अंग्रेजों ने अपनी किताबों और उपन्यासों तथा स्मरणों में इस मेले का जिक्र किया है। इन विदेशी लेखकों के किस्सों के चलते ही हर साल कोई न कोई विदेशी बैतूल जिले में ज़रूर आता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस मेले को देखना है तो मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को ज़रूर आप मलाजपुर और बैतूल में जाकर इस मेले का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपको एक सच्ची डरावनी स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। मम्मी ने मुझे मंडी जाकर सब्जी ले आने को कहा। मैं अपना काम निपटाकर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो और ज़ोर ज़ोर से कुत्ता रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज जो कि छिछला पानी ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भाग गया। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि उसमें वो गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खिंचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत भरने का लट्ठा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वह सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछलने पानी में घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। ये सब देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने झटके से लट्ठा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनाई दी। उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने वो डरा हुआ कुत्ता छिछलने पानी से नीचे खिंच गया और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ मुंह पानी में तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फौरन वहाँ से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए। मैं सब लोगों को लेकर उस टंकी के पास में गया। वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का मुंह भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक बनाया। फिर भी मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है।